हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार फोटोस। टीचर फोटोस कुमार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो चलिए आज के एपिसोड पर्यावरण अध्ययन का ये चौथा एपिसोड है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये तैयारी कर रहे होंगे और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ अपने लिए, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए अपने लिए। हम एक जरिया बन रहे हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए। तो चलिए आज का प्रथम क्वेश्चन जो कि आपके मोबाइल पे आ गया होगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, इडली और मोमो किस विधि से बनाए जाते हैं? आपके सामने में ऑप्शन भी है। तो ये तो सिंपल है कि हम लोग इडली मोमो खाते पीते रहते हैं चाहे कहीं भी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। भाप विधि द्वारा, धवलीकरण, उबालना, बेकिंग। तो इडली और मोमो बनता है भाप विधि द्वारा। बिल्कुल सही आंसर आपके सामने में है। देखिए भाप हो गया, भाप विधि हो गया जिसको जैसे कि इडली और मोमो बनता है। धवलीकरण क्या होता है? धवलीकरण होता है ब्लेचिंग, एक खाना पैकिंग करने की प्रक्रिया है जिसमें भोजन आमतौर पर एक सब्जी या फल उबालते उबलते पानी में उबाला जाता है। इसके बाद थोड़े समय के बाद उसे हटा दिया जाता है और अंत में बर्फ के पानी में डाल डाल दिया जाता है। यह धवलीकरण विधि के अंतर्गत सम्मिलित होता है। उबालना क्या होता है? उबालने से तात्पर्य भोजन को 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में उबालकर पकाने से है, जैसे अंडे या आलू हम लोग उबालते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। दिल्ली की स्थिति के संबंध में गांधीनगर यानी कि गुजरात की राजधानी और पटना जो कि बिहार की राजधानी क्रमशः किस दिशाओं में है? देखिए ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैप से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही। ईवीएस में मैप से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का एग्जाम हो चाहे सेकंड पेपर का एग्जाम हो। ये जो है मैप से एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो ये आप मैप के अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ। देखिए दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, ये गांधीनगर किधर है? दक्षिण पश्चिम में, दिल्ली के सापेक्ष। और दक्षिण पूरब में क्या है? दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पूरब में है बिहार की राजधानी पटना, दिल्ली के सापेक्ष। तो देखिए ये मैप भी आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैप को भी कि किस तरह विश्लेषण किया गया है दिल्ली को और बिहार से और गुजरात को, गांधीनगर को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्यमणि का जन्म उड़ीसा में हुआ था। वह बंगाल वह झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के काम करने के लिए शामिल हुई थी। उनका एक दोस्त था मिर्ची जो दिन रात उसके साथ में रहता था। देखिए सूरजमणि के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक झारखंड की बिलोंग करती है, जो कि जंगल के बचाव के लिए काफी आंदोलन की थी, एक बच्ची थी। तो आप समझ सकते हैं कि उसका एक दोस्त भी था। बिल्कुल सही है, वह झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के काम करने में शामिल हुई थी। बिल्कुल सही है। सूर्यमणि का जन्म उड़ीसा में हुआ था। देखिए ए नंबर आपका गलत है, बी और सी सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए सही कथन कौन सा है? सही कथन बी और सी है। तो आंसर देखिए सही हो गया। देखिए सूर्यमणि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्यमणि एक गर्ल स्टार के रूप में व्याख्यात है। गर्ल स्टार अगर कहा जाए तो सूर्यमणि का नाम पहले आएगा। गर्ल स्टार एक ऐसी परियोजना है जो उन समान लड़कियों से असाधारण दास्तां बनाती है जिन्होंने स्कूल जाकर अपना जीवन ही बदल दिया। उसका जन्म झारखंड के बिशनपुर के पास कुरुक समुदाय में हुआ था। कुरुक आप लोग जानते होंगे कि बीएस में पूछा जाता है कुरुक क्या होता है। कुरुक एक भाषा है झारखंड की। ठीक है। सूर्यमणि का मानना है कि जंगल को पढ़ना, किताबें पढ़ना जितनी ही जरूरी है। वह कहती है हम वनवासी यानी आदिवासी हैं। सूर्यमणि कौन थे? आदिवासी थे। उसका जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। जंगल नहीं होंगे तो हम नहीं रहेंगे। ये कौन कह रहे हैं? सूर्यमणि कह रहे हैं। वह गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने छात्रवृत्ति मिलने के बाद बीए की पढ़ाई की और पास भी किया। जब वह कॉलेज में थी तब उनकी मुलाकात एक पत्रकार वासवी से हुई थी। सूर्यमणि जल्द ही झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन यानी झारखंड के जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन के लिए काम करने के लिए उनके साथ जुड़ गई। उनके बचपन के दोस्त विजय ने इस काम में उसकी मदद की, जिन्होंने जिनसे उन्होंने बाद में शादी कर ली। सूर्यमणि का एक और दोस्त था मिर्ची, जिसको मिर्ची यानी तोता, तोता यानी सुग्गा आप लोग जानते होंगे, पैरोट। सूर्यमणि का एक दोस्त था मिर्ची, तोता का नाम था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ में रहता था।
सूर्यमणि का एक सपना था, वह चाहती थी कि उसके सभी लोग आदिवासी होने पर गर्व महसूस करें। तो आपके सामने ऑप्शन है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तोरांग का अर्थ क्या होता है? तोरांग का अर्थ होता है, कुरुक भाषा में जंगल है। कुरुक क्या है? झारखंड की भाषा है। और तोरांग क्या है? तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तो इतना हमको लगता है कि इतना विश्लेषण काफी है सूर्यमणि के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ की बहन को मलयालम में क्या कहते हैं? माँ की बहन को यानी मौसी को मलयालम में क्या कहते हैं? माँ की बहन को मलयालम में क्या कहते हैं? अम्मा, धम्मा, मलयालम्मा, चेची। तो आप समझ सकते हैं कि मलयालम भाषा आप लोगों को जानना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मेरे अनुसार बलियम्मा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आप ये संबंध है, माँ को अम्मा कहा जाता है, पिता को अचन कहा जाता है, भाई को सहेधरन कहा जाता है, बड़ा भाई को चेता कहा जाता है, छोटा भाई को उनियन कहा जाता है, बहन को सहोदरी कहा जाता है, बड़ी बहन को चेची कहा जाता है, छोटी बहन को अनितेती कहा जाता है, चितप्पन, छोट पिता का छोटा भाई को चितप्पन यानी चाचा को चितप्पन कहा जाता है। और बड़े पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कुजम्मा कहा जाता है। आंटी को अम्माई कहा जाता है, माँ की बहन को बलियम्मा कहा जाता है यानी मौसी को बलियम्मा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि माँ की बहन को मलयालम में क्या कहते हैं? बलियम्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घटपर्णी पौधे में घरा किसका संशोधन करके बनता है? देखिए घटकर्णी पौधे आप जानते हैं, घटकर्णी पौधे जो है ये अगर देखा जाए तो मांसाहारी पौधे कह सकते हैं। ये कीड़े को अपने जाल में फंसा के उसको क्या करती है? अपना घड़ा का मुख बंद कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे गिरगिट हो गया, कीट पतंग हो गया, ये सब फंस के उसमें मर जाते हैं। तो घटकर्णी पौधे में घड़ा किसका संशोधन करता है? पत्ता का, शाखा का, तना का, फूल का। देखिए पत्ता का हो सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए घटकर्णी पौधे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। घटकर्णी पौधे उनके जाल बड़ी संख्याओं में कीड़े मकोड़े और चूहों की लुभाने, पकड़ने और बचाने में महान है। कभी कभी मंकी कप या एशियन पिंचर प्लांट भी कहते हैं। वे मांसाहारी के रूप में पहचाने जाने वाले पौधे के दूसरे समूह हैं। उसका पहला समूह क्या है? सरकेनिया था। ठीक है। अब देखिए कीटभक्षी पौधे के रूप में पौधा होते हैं जो जानवर, कीड़ा मकोड़ा, अन्न को फंसाकर उनका उपभोग करने अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। चलिए थोड़ा पिंचर प्लांट के बारे में जान लेते हैं। पिंचर प्लांट यानी घटकर्णी पौधा। घटकर्णी पौधा है क्या है? कीटभक्षी पौधा है। जैसे मैंने कहा कि मांसाहारी समझ लीजिए, कीटभक्षी पौधा भी हो सकता है। इसकी घड़े जैसी संरचना होती है। देख रहे हैं आपके सामने में ये पिक्चर जो शो हो रहा है, इसका घड़े जैसा संरचना होती है जो पत्तों का संशोधित हिस्सा है। ठीक है। इसकी पत्ती का शीर्ष एक ढक्कन बनता है। देखिए इस प्रकार से है लिप, यही बंद हो जाता है जिसमें फंस के कीड़े मकोड़े दम तोड़ देते हैं। पत्ता का शीर्ष ढक्कन बनता है जो घड़े के मुंह को खोल और बंद कर सकता है। घड़े के अंदर नीचे की ओर निर्देशित बाल है। जब घड़े में कोई कीट घुसता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और फंसा हुआ कीट बालों में उलझ जाता है। घरों में घड़े में श्रवण पाचन रस को कीट पच जाता है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घटकर्णी पौधे में पत्ते के संशोधन द्वारा घड़ा बनाया जाता है। देख भी सकते हैं कि पत्ते जो है मुड़ के संशोधित होके वो घड़ा का रूप धारण कर लेता है। तो घटकर्णी पौधे के बारे में आप जान लीजिए, जिसे हम इंग्लिश में पिंचर प्लांट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे आम खाद संरक्षण विधि कौन सा है? यानी सबसे आम खाद यानी सिंपल खाद संरक्षण विधि कौन सा है? सूखा जमाना, किमनन जमाना, जमाना, गर्म करना। ये सबसे सिंपल अगर देखा जाए तो गर्म करना। गर्म करना बिल्कुल सही है। खाद संरक्षण यानी दूध को जो अगर गर्म करते, मीठी लौ पे अगर गर्म करते, देखिए दूध खराब नहीं होगा। तो सबसे सिंपल क्या होगा? आम खाद संरक्षण विधि गर्म करना सबसे सिंपल है, आसान है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ मिलान कर लेते हैं। जैसे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए कबड्डी में होते हैं 7, तो बी का 3 देख लीजिए। बी का 3, बी का 3, देखिए बी का 3 यही हो सकता है आंसर, बिल्कुल सही है।
एक को मिलाइए, बाकी खुद अपने आप मिल जाएगा। एक का 2 देख लीजिए, बास्केटबॉल में 5 होता है, हॉकी में होता है 11, देखिए सी का 4 और खो-खो में होता है 9। खो-खो में देखिए डी का 1 9। अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है। बास्केटबॉल में 5 होता है, कबड्डी में 7 होता है, हॉकी में 11 होता है, खो-खो में 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की तैयारी के बाद की जाने वाली कृषि पद्धति क्या है? यानी तैयारी करने के बाद की जाने वाली कृषि पद्धति क्या है, इसके बारे में बताइए। अगर मिट्टी हम लोग बना लेते हैं, जुताई कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बुआई करते हैं। बुआई करते हैं। देखिए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, नर पक्षी खूबसूरत से बुने हुए घोंसला बनाते हैं, ठीक है। मादा पक्षी सभी घोंसला को देखती है और उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती है और तय करती है कि किस घोंसले में अंडा देना है या कौन सा पक्षी कर सकता है। देखिए नर यानी नर पक्षी, जैसे कबूतर या फिर मुर्गा मुर्गी देख लीजिए। अगर सिंपल भाषा में लीजिए, अगर मुर्गा बना रहा है तो मुर्गी क्या करती है, देखती है घोंसले को, कौन सा घोंसला अच्छा है, किस घोंसले में हमें अंडे देने हैं। ये कौन कर सकता है? यह बीबर बर्ड करता है। देखिए बीबर बर्ड बिल्कुल सही है। बीबर बर्ड ऐसे पक्षी हैं जो कि पहले क्या करते हैं, नर द्वारा बनाए हुए घोंसले को देखती है कि किस प्रकार कौन सा घर अच्छा है, किसमें मेरा अंडा सुरक्षित रह सकता है, ठीक। उसके बाद उसमें अंडे देना पसंद करती है। बीवर बर्ड एक छोटी चिड़िया होती है। वे घास के तने और अन्य पौधे के रेशे का उपयोग करके अपने घोंसला के निर्माण की तकनीक के लिए जाने जाते हैं। सिंपल भाषा में अगर कह सकते हैं तो बीवर बर्ड को कहा जाए तो हम लोग अपने ग्रामीण भाषा में चोचा बोला जाता है, जो कि आप देखते होंगे बड़े बड़े तार खजूर के पेड़ से लिपटे हुए वो जो घोंसला बनाते हैं, वही बीवर बर्ड कहलाते हैं। तो बीवर बर्ड जो क्या करते हैं कि नर द्वारा बनाए गए घोंसले को पहले देखती है, फिर उसमें क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित किया गया था, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन देता है। देखिए 1 और 2 और 3 तीनों सही है, इसलिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित किया गया था, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का आश्वासन दिया है। अगर इसको थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो भारत की संसद का शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मापदंडों को निर्देशित करता है। उसके कारण बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 444 किलोमीटर की दूरी को 3.32 घंटे में तय करने के लिए मीटर सेकंड में कार की औसत गति क्या हो सकती है? देखिए ये आप सॉल्व कर लीजिएगा जो भी हो, ठीक है। तो इसका 12.5 निकलेगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ गया है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो एवरेज औसत गति क्या है, 144 किलोमीटर 3.2 घंटे में, यानी 45 किलोमीटर पर घंटे, तो 12.5 मीटर सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अगर रुपया चलता है, बांग्लादेश में क्या चलता है? इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। बांग्लादेश में टका चलता है और यहाँ रुपया के बारे में 2-4 देश दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। देश की राजधानी और उसका मुद्रा, जैसे देश राजधानी मुद्रा, तुर्की का अंकारा है राजधानी, मुद्रा चलता है तुर्की से लीरा। स्विट्जरलैंड का राजधानी है वर्न, जिसमें चलता है स्विस फ्रैंक। संयुक्त राज्य अमेरिका का है वाशिंगटन DC राजधानी, और उसमें चलता है डॉलर। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, उसमें चलता है टाका। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, जिसमें चलता है डेनिश क्रोन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध यात्री अल-बरूनी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अल-बरूनी के बारे में सही कथन समझिए। या उज़्बेकिस्तान से थे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वे भारत के लोगों को स्थापत्य कौशल से प्रभावित थे, ये भी सही है। उनका जन्म 1873 में हुआ था, हो भी सकता है। उन्होंने वर्षों के पालन के बाद भारतीय लोगों की जीवन शैली पर कई पुस्तक लिखी। देखिए उपरोक्त इसमें आपके आंसर दिए हुए हैं, जो भी हो सकता है। उज़्बेकिस्तान से थे, बिल्कुल सही है। उनका जन्म 1873 में हुआ था, ये गलत हो सकता है। देखिए ए बी डी अगर सही है तो सही है। देखिए सही है। अब अल-बरूनी के बारे में जानते हैं। अल-बरूनी ने 973 में खारिज में, यानी 973 में खारिज में, जहाँ खारिज में कहाँ है, उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह कई भाषा के पारंगत थे। अल-बरूनी जो थे बहुत भाषा जानते थे, जैसे कि सिसिएक, अरबी, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। कई भाषा में अल-बरूनी की विशेषता जो उन्हें भाषाओं की तुलना करने के लिए ग्रंथ का अनुवाद करने की अनुमति दी। उन्होंने कई संस्कृत कार्यों का अनुवाद किया, जिसमें अरबी में पतंजलि के व्याकरण का काम भी शामिल है। उन्होंने ब्राह्मण मित्रों के लिए उन्होंने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। अल-बरूनी ने कई पुस्तक में जो कुछ भी देखा उसका ध्यानपूर्वक आकलन किया और उसे नोट किया। उन्होंने विशेष रूप से उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से बहुत अलग सी लगी, जैसे वास्तुकला और लोगों की जीवन शैली। तो कहाँ की, ये भारत की। आज हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम जिस इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, हम अल-बरूनी के लेखन के उन दिनों के बारे में कुछ भी सीख सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया था, ए बी डी तीनों सही है, सी नंबर गलत है। उसका जन्म 973 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरिया से पीड़ित बच्चों के लिए ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओआरएस थेरेपी का निर्जलीकरण को रोकें, मृत्यु दर कम करें, पानी के इलेक्ट्रा को ठीक करने के लिए, उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी हो सकता है, उपयुक्त सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्षा जल संचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह वर्षा जल के भंडारण और उपयोग की तकनीक है, जिसे जमीन के नीचे स्थानीय रूप से किया जाता है ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह पानी की भंडार की किफायती विधि है, या भूजल की गुणवत्ता को बढ़ाती है। देखिए उपरोक्त सभी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। पानी, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए कि पानी के हर बूंद को बचाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पानी बर्बाद नहीं हो। यह पानी के भंडारण की किफायती विधि है, यह भूजल की गुणवत्ता को बढ़ाती है। ये चारों आपका मिल गया, बिल्कुल सही है तीनों। तो उपरोक्त के सभी सभी हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को बच्चे के समग्र विकास के लिए सिखाया जाता है। समग्र शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है? शैक्षिक उपलब्धि, संवेगात्मक विकास, कौशल विकास, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो गए। देखिए सामाजिक और भावनात्मक विकास में मदद करने के लिए बच्चे को क्या करते हैं हम लोग? अवसर प्रदान करते हैं। यानी समग्र शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये सामाजिक और भावनात्मक विकास, भाषा कौशल, शैक्षिक कौशल का बढ़ावा, रचनात्मक और सुंदरात्मक बोध बढ़ाने के लिए, स्वयं सहायता कौशल और स्वच्छता के साथ सशक्त बनाने के लिए, स्वतंत्रता और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो उपरोक्त में सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉट डॉट पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण का एक हिस्सा है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का उपाय, निदान, योजना, रणनीति। तो देख सकते हैं कि डॉट डॉट पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण का हिस्सा है कौन? निदान भी हो सकता है, योजना भी हो सकता है, उपाय भी हो सकता है, रणनीति भी हो सकता है। तो देखिए निदान जो है, निदान पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण का एक हिस्सा है। निदान क्या है? पर्यावरण अध्ययन का उपचारात्मक शिक्षण का एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट चलिए। सिंपल आप यहाँ याद कर सकते हैं कि निदान अगर हम करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए निदान तभी होता है जब हम उसका उपचार करते हैं। इसमें आपको भली भांति इस क्वेश्चन को ध्यान रखने में मजबूती होगी अपनी स्मृति के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि, यानी एक शिक्षक, आप एक ईवीएस शिक्षक हैं, पर्यावरण के शिक्षक हैं, तो तत्काल पर्यावरण स्कूल समुदाय का रचनात्मक प्रयोग करें, घर के वातावरण का रचनात्मक का प्रयोग करें, पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक का उपयोग करें, उपरोक्त के सभी।
देखिए ये तत्काल पर्यावरण हो सकते हैं, 100% सही है। ठीक है, इसलिए कि तत्काल इस जब तक देखिए ईवीएस शिक्षक जो है वातावरण के अनुसार ही वो रचनात्मक उपयोग करते हैं। जिस वातावरण में वो रहेंगे उसी वातावरण के अनुसार बच्चे को समझाएंगे, सिखाएंगे, पर्यावरण के बारे में बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस कक्षा में निदानात्मक प्रक्रिया है। ईवीएस कक्षा में निदानात्मक निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन के साथ किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? देखिए रचनात्मक मूल्यांकन है, निर्देशात्मक मूल्यांकन है। यानी निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक, रचनात्मक, उपचारात्मक कुछ भी हो सकते हैं। तो ये भी देखिए आपको हम बोले थे कि रचनात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, इस सब में क्या हो जाएगा? निदानात्मक मूल्यांकन। निर्देश हम तभी देंगे, निदान हम तभी निकालेंगे जब हम उसका निदान निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? कुछ शिक्षक अपने स्वयं के दम पर पढ़ाने में असमर्थ हैं। देखिए बिल्कुल गलत है। अधिगम के दौरान छात्रों को कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है। छात्रों की समझ के स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। शिक्षण अद्यतन तकनीक का उपयोग करने के लिए देखिए अधिगम के दौरान छात्रों में कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है। छात्रों की समझ के स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। देखिए जब हम कोई भी चीज उपयोग करते हैं, अगर स्कूल में बहुत से जैसे अभी के समय में स्मार्ट बोर्ड है, यानी बहुत तरह तरह के खेल या फिर प्रैक्टिकल के सामान है, तो उसका उपयोग क्यों करते हैं कि छात्र उस चीज को समझे। छात्र जब तक उस चीज को नहीं समझेंगे तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो छात्रों की समझ के स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। छात्र समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है? बच्चों में पर्यावरण के बारे में उत्सुकता और जागरूकता विकसित करना, गुणवत्ता वाले वातावरण को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए स्वभाव, मूल्य, दृष्टिकोण और भावनाओं को अंतर्दृष्ट करना, पर्यावरण की समस्या और एक चिन्हित संभावना दृष्टिकोण को हल करने की कौशल विकसित करना। देखिए 1, 2, 3 तीनों हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ईवीएस पढ़ाते समय कहानी कहने के कौशल में सुधार करने का एक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ईवीएस पढ़ाते समय अगर आप कहानी बीच में ला देते हैं कि किसी चीज को समझाने के लिए, उसका निम्नलिखित में से तरीका कौन है? कि पुस्तक तथा उदाहरणों के साथ भौतिक रूप से परिचित होना, विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानने के लिए कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें और पर्यावरण संबंधित करें। देखिए 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। यदि हम विषयों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से परिभाषित करते हैं तो वे छात्र डॉट डॉट करते हैं। कथन को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चयन कीजिए। हम विषयों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में परिभाषित करते हैं, वे छात्रों की विदेश में बेहतर अवसर तलाश नहीं, सामान्य परीक्षा तैयारी नहीं, एक व्यक्ति के रूप में सफल रहने, उसे समाज को समझने जिसमें वे रहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जहाँ तक वहाँ पे हो सकते हैं कि वह उस समाज में समझने की जिसमें वे रहते हैं। बिल्कुल सही है, मदद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी ईवीएस की कक्षा की विशेषता नहीं है? छात्र संदेह को पूछते हैं और किसी समस्या को हल करने के कई तरीके ज्ञात करते हैं। छात्र कक्षा में हिचकिचाते हैं, उद्यम मचाते हैं और हलचल करते हैं। छात्र अपने शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का आंख बंद के पालन करते हैं। छात्र शिक्षक से विवाद करते हैं। तो ईवीएस शिक्षा की विशेषता नहीं है। छात्र शिक्षक से विवाद करते हैं। देखिए छात्र अपने शिक्षक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का आंख बंद के पालन करते हैं, ये जो है गलत है। क्योंकि देखिए अगर छात्र नहीं समझेंगे, जब तक विवाद नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, उसमें विश्लेषण नहीं करेंगे, तो क्या होंगे? फिर साफ छात्र समझ नहीं पाएंगे। तो अपने शिक्षक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का आंख बंद के पालन कर लेना, ये ईवीएस की कक्षा की विशेषता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपके सामने में आ गया होगा। एक बच्चा एक अध्याय का सारांश अपने शब्दों में नहीं लिख पाता है।
या नहीं बता पाता है। निम्नलिखित में से इसके संभावित कारण हो सकते हैं। उसे अध्याय समझ में नहीं आया होगा, उसने कक्षा में ध्यान नहीं दिया है, उसने बोलने में शर्म आ रही है। उपरोक्त सभी हो सकते हैं। उपरोक्त सभी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसे अध्याय समझ में ही नहीं आया होगा, सही है। उसे कक्षा में ध्यान ही नहीं दिया होगा, ये भी हो सकता है। उसे बोलने में शर्म भी आ रही होगी, ये भी सही है। तो कारण कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कारण क्या हो सकता है। एक अच्छी ईवीएस पुस्तक कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी ईवीएस पुस्तक कैसी होनी चाहिए? जो सूचनाओं की संतुलित काला अनुक्रिक प्रस्तुति प्रदान करे, ठीक है। जो आपको अपनी प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए विचार प्रवण है, ये भी सही है। जो शिक्षकों और छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संसाधन हो, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। ईवीएस शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, क्यों? मूर्त अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए, उत्साह विकसित करने के लिए, सीखने को जटिल बनाने के लिए, मूर्त अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए। देखिए, जब भी वो सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं तो उत्साह विकसित करने के लिए, मूर्त अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए, अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए। देखिए, मूर्त अवधारणा हो सकता है, अमूर्त अवधारणा। अमूर्त अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सहायक सामग्री शिक्षण यानी टीएलएम, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, टीएलएम का उपयोग करते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री अमूर्त अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए, अमूर्त अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं? टीएलएम का उपयोग करते हैं एक ईवीएस शिक्षक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षक छात्रों को अंताक्षरी खिलाते समय एक बिहार और एक हरियाणा के छात्र का टीम रखता है, ताकि बिना बोझ के सीखने को लागू करें, एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए, सीखने में आनंद में बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो सकता है आपके सामने में, देखिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए हो सकते हैं, एकता नहीं हो गए, एकता की भावना को बढ़ाने के लिए। जैसे एक समूह बना दिए, अगर हरियाणा बिहार का एक समूह बना दिया अंतर्राष्ट्रीय खेलने में, तो जितने भी हरियाणा के समूह के स्टूडेंट होंगे वो हरियाणा के पक्ष से अपनी यूनिटी को मजबूत करेंगे, जीतने के लिए तत्पर होंगे। और जो बिहार से होंगे वो अपने जीतने के तत्पर होंगे, ताकि क्या कर सकते हैं? एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग विधि की चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं है? पहले से तैयारी, कई बच्चों में पर्यवेक्षक बनाने की जरूरत, हर प्रयोग घर पर नहीं कर सकता है, व्यवहारिक ज्ञान। कौन सी चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं है? पहले से तैयारी, ये नहीं है चुनौतीपूर्ण। कई बच्चे को प्रयोग बनाने की जरूरत है, हर हर प्रयोग घर पर नहीं कर सकता है, व्यवहारिक ज्ञान। कई बच्चे की पर्यवेक्षक जाने की जरूरत है, ये व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान क्या है? एक चुनौतीपूर्ण है। तो इस प्रकार हम समझते हैं थोड़ा सा। ये जो है व्यवहारिक ज्ञान शब्द प्रयोग एक लैटिन शब्दों से आया, जिसका अर्थ होता है आजमाने के लिए, परीक्षण करने के लिए। एक प्रयोग आमतौर पर कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में मदद करता है। इसमें एक परिकल्पना की जांच, अवलोकन, संदर्भ और परीक्षण शामिल है। ऐसे प्रयोगों को विकसित करना मुश्किल नहीं है, जो आमतौर पर किसी विशेष विषयों को पढ़ाने के लिए आवंटित समय के भीतर युक्त किए जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है, शिक्षक को पहले से तैयारी करने की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल सही है। चुनौतीपूर्ण जब होगा, समय आएगा, तो पहले से क्या करेंगे? तैयार रहेंगे। जैसे जिस प्रकार अभी हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि चुनौतीपूर्ण समय आने वाला है हम लोग का दिसंबर 2022 में। दिसंबर भी किसी का जा सकता है, किसी का जनवरी भी जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक चुनौती आ रही है तो क्या करते हैं? हम लोग पहले से तैयार हो रहे हैं। तो ये हम लोगों की चुनौतीपूर्ण अवस्था है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? चुनौतीपूर्ण आवश्यकता, चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग निर्णय निकालते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान जो है चुनौतीपूर्ण स्थिति में नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक ईवीएस कक्षा में नित्या ने देखा कि एक लड़की अपनी कक्षा में एक सक्रिय सहभागी है। खेल गतिविधि के दौरान चोट लगने के बाद वह बिना रोए फिर से खड़ी हो जाती है और खुशी खुशी खेलती है, ताकि उसकी उम्र के बच्चों आमतौर पर रोते हैं। इधर सत्या करेगा, क्या करेगा? तो ऑप्शन आपके सामने में, इसे मानसिक मंता के रूप में से सोचें, उसे रोने के लिए मजबूर करें नहीं, उसके प्रोत्साहन की सराहना करें और उसके कार्य को पूरी कक्षा के उदाहरण कर प्रस्तुत करें। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही होंगे, बिल्कुल सही है।
शिक्षक को लड़की की प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। इससे इस लड़की का उदाहरण पूरी कक्षा में देना चाहिए कि वो इस तरह की हरकत से कैसा व्यवहार करती है और उसे इस तरह से अच्छे व्यवहार के लिए लड़की को प्रेरित करना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। 30 क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो चुका। तो बताइए कैसा लगा, और आप लोगों के कमेंट हमें मोटिवेट करती है कि हम आगे और भी कुछ उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और विश्लेषण पूर्वक डाल सकते हैं। तो बस इतना ही, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हम सभी एक साथ मिलकर सीटेट निकालें, अपने अपने पदस्थापित हो जाएं, जो जहाँ भी हों।